हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नलवाल। बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के सिलेबस में हमने पिछले लेक्चर में डॉक्टर प्रबोध ईरावर जी की बुक से लास्ट व्याधित रूपीय सिद्धांत तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद निरूपण, उसका चौथे नंबर का सब पॉइंट है। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में लेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत आता है, प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद सिद्धांत। ये काफ़ी समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, एकदम से समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इजी स्टेप में इसे बताने की कोशिश की है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सिद्धांत को जानने से पहले हम उसके पीछे की भूमिका जान ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सबसे पहले कि इस सिद्धांत को बनाया क्यों गया या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आचार्यों ने इस सिद्धांत को बनाने के पीछे जो है कारण वो ये बताया है कि जब हम कोई भी द्रव्य लेके चलते हैं, कोई भी औषध द्रव्य है या कोई भी आहार द्रव्य है, तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है ना, और फिर उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। जैसा कि हमने किसी भी दोषों के, किसी भी रसों के जो स्वाभाविक गुण पड़े हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं तो वो एक अपनी नॉर्मल प्रकृति से चल रही हैं चीज़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जो द्रव्य है पर्टिकुलर, या द्रव्यों का जो संयोग हुआ, या रसों का संयोग हुआ, या दोषों का संयोग हुआ, तो उनके जो स्वाभाविक गुण थे उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ गई, कुछ ना कुछ उसमें विषमता आ गई कि उन्हें जैसे काम करना चाहिए था वो वैसे ना करके अब कुछ और ही काम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इससे उत्पत्ति हुई इस सिद्धांत की, जो कि प्रकृति सम संवेद है और विकृति विषम संवेद है। आचार्य चरक ने विमान स्थान के पहले चैप्टर में इसका थोड़ा सा वर्णन दिया है। तो उन्होंने वहाँ पर बताया है, पहले तो उन्होंने द्रव्यों का जो संयोग है, जो स्वाभाविक संयोग है, उससे जो स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में एक श्लोक बताया है कि कैसे कोई भी अगर हम योग लेते हैं पर्टिकुलर, तो अगर उसमें स्थित सारे जो द्रव्य हैं वो वही कार्य कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलर वो पूरा योग मिलकर कर रहा है, या पूरा योग मिलकर जो कार्य कर रहा है उसमें मिलने वाले छोटे छोटे द्रव्य, छोटे छोटे औषधि भी मिलकर वही कार्य कर रही है, उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रही है, तो वो सिद्धांत कहलाता है प्रकृति सम संवेद। और जब द्रव्यों का संयोग अपने स्वाभाविक गुण से विपरीत कार्य करने लगे तो वो कहलाया विकृति विषम संवेद। तो यहाँ पर आचार्य चरक ने द्रव्यों का जो संयोग है वो दो टाइप से मान लिया कि या तो सारे द्रव्य प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वो कहलाएंगे प्रकृति सम संवेद, और जब वो अपने स्वभाव के विपरीत या विकृत काम करने लगें तो वो कहलाएगा विकृति विषम संवेद। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रकृति सम संवेद का, कि जैसे हम अगर एक शरबत बनाएं तो शरबत में हम जो भी डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, उसमें आप चीनी डाल रहे हैं या मधु भी डाल रहे हैं या दुग्ध भी डाल रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर भी जो शरबत रहता है वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता है ना, क्योंकि इन सब का जो गुण है, स्वाभाविक गुण है, वो कहीं ना कहीं मधुर भी है, तो सब मिलकर मधुर गुण को और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं, तो सब बढ़ाकर, मधुरता को बढ़ाकर एक शरबत का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों ने अपनी स्वाभाविक गुण को नहीं छोड़ा और प्रकृति के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो कि उस गुण को और इन्हांस कर रही है या अपने प्राकृतिक गुण के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है। दूसरी तरफ अगर विकृति विषम संवेद में देखा जाए तो इसमें हो सकता है एग्जाम्पल दुग्ध के साथ मछली का सेवन। ठीक है, जो परस्पर हम विरोधी आहार भी कहा जाता है जिसे दुग्ध और मछली को एक साथ, तो इसको खाने से क्या विभिन्न प्रकार के विकार, विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग आदि उत्पन्न होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने गुणों, जो उनका स्वाभाविक गुण था, वो गुणों को छोड़कर
आपस में संयोग करके कुछ ना कुछ विकृत गुणों को उत्पन्न कर दे रहे हैं, इसीलिए इनका जो संयोग कहलाया वो कहलाया विकृति विषम संयोग। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है वो पर्टिकुलर बताया गया है द्रव्यों के संयोग का सही तरीके से अध्ययन करने में, जिससे हमें आगे जाकर चिकित्सा में हेल्प मिलेगी, क्योंकि चिकित्सा में भी द्रव्यों के संयोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हमें विकृति विषम संवेद या प्रकृति सम संवेद का ज्ञान होगा तो हम किसी को जो औषधि प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, वो हम सही योग बनाकर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और उसके साथ अनुपान भेद से भी उसे एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है इच्छा भेदी रस का। तो जनरली क्या होता है, जो विरेचन कराने वाली औषधियाँ होती हैं उनको हम प्रायः गर्म जल के साथ देते हैं, और विरेचन को रोकने के लिए फिर हम पेशेंट को ठंडा जल प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन इच्छा भेदी रस एक इसका एग्जाम्पल है, जिसे हम और विकृति विषम में भी ले सकते हैं कि उसको जनरली ठंडे जल के साथ लेने से विरेचन लूज मोशन लगते हैं, और जब गर्म जल का सेवन किया जाता है तो वो लूज मोशंस बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ज्ञान नहीं होता इसकी प्रकृति सम संवेद या विकृति विषम संवेद का, तो हम एक गलत ड्रग किसी को प्रेस्क्राइब कर सकते थे, गलत ट्रीटमेंट किसी को प्रेस्क्राइब कर सकते थे। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया कि ये सिद्धांत कहता क्या है। अब देखेंगे डॉक्टर प्रबोध येरावर जी की बुक से जो हम पढ़ रहे थे वहीं पर वापस जाएंगे और वहाँ क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप सिंपली इस वीडियो से नोट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने परिचय में लिखा है वही बात चरक संहिता के विमान स्थान में, विमान 1 में इसका वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर चक्रपाणी की एक टीका दी है इन्होंने श्लोक नंबर 10 में, जो श्लोक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के 10वें श्लोक में के लिए, और ये 10वां जो श्लोक है वो यहाँ नीचे इन्होंने वर्णन उसका कर रखा है। तो क्या कहते हैं ये चक्रपाणी की टीका इस सिद्धांत के बारे में क्या कहती है, द्विविधो मेल को भवती रसानाम दोषाणाम च, मतलब रसों और दोषों का जो मेल है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है प्रकृति अनुगुण और एक है प्रकृति अनुगुण च। तो यहाँ पर अन शब्द आ गया है, अन प्लस अनुगुण है ना। तो अन शब्द जहाँ भी जिसके आगे आ जाता है तो वो उसका अपोजिट कहलाता है। तो प्रकृति अनुगुण का मतलब है प्रकृति के अकॉर्डिंग गुण, और प्रकृति अनुगुण का मतलब उसका अपोजिट प्रकृति के विपरीत गुण। ठीक है, फिर क्या है, ये रसों और दोषों का 2 प्रकार से इन्होंने मेल बता दिया। तत्र यो मिलिता नाम प्राकृत गुणान अनुपमर्देन मेल को भवती स प्रकृति सम समवाय शब्देन उच्यते। मतलब उन्होंने क्या बोला है, अगर ये मेल जो द्रव्यों के प्राकृत गुण हैं उसका उपमर्द कर रहे हैं। उपमर्द का मतलब क्या होता है, उपमर्द यहाँ पे जो शब्द है संधि करके जो निकलेगा उपमर्द शब्द, उसका असल में मीनिंग होता है वायलेशन, उल्लंघन, किसी नियमों का जैसे उल्लंघन होता है तो वो उल्लंघन या वायलेशन करना उपमर्द का अर्थ होता है। अब इस उपमर्द शब्द के आगे इन्होंने क्या लगा दिया है, अन और डाल दिया है। तो जैसे यहाँ मीनिंग उल्टा हो गया था अन लगाने से, वैसे यहाँ उपमर्द के आगे अन लगाने से उसका मीनिंग उल्टा पड़ जाता है। यानी जो प्राकृत गुण है उसका अन उपमर्द मतलब वायलेशन नहीं करें, जो ऐसा अगर मेल है तो वो कहलाएगा प्रकृति सम समवाय शब्देन, वो से प्रकृति सम समवाय शब्द से उच्चारित किया जाएगा। ठीक है, अब उसका विपरीत क्या बताया है, यस्तु प्राकृत गुण उपमर्देन। यहाँ पे क्या है, गुण उपमर्देन, यानी जो प्राकृत गुणों का वायलेशन उल्लंघन हो रहा है जहाँ भवती स विकृति विषम समवाय ये अभिधीयते, ये अभिधीयते। ठीक है, तो उसे विकृति विषम समवाय के नाम से जाना जा रहा है। जैसा मैंने बताया पहले, उसी का ये शाब्दिक अर्थ है इस श्लोक का। ठीक है, उसके बाद एक बार हम नीचे यहाँ देख लेते हैं कि यदि कोई द्रव्य जिसमें कई रस हों, कोई रोग जिसमें कई दोष हों,
तो हमें पहले व्यक्तिगत रस या दोष की भूमिका तय करनी चाहिए, फिर संपूर्ण समूह की अर्थात संपूर्ण द्रव्य या व्याधि की। यह प्रकृति समसंवेद संयोग है, ऐसा विकृति विषम संयोग में संभव नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये बता दिया है कि कैसे संयोग में, जैसे कोई भी रोग है, अब हमने जो बात करी प्रकृति समसंवेद की, वहाँ रसों दोषों में बात कर ली हमने द्रव्यों के आधार पर, लेकिन रोगों के साथ भी यही होगा। रोगों के साथ भी हम ये दो अवस्थाएं देख सकते हैं। जैसे कोई रोग है, मान लीजिए कि उसमें पित्त और वात दोष जो हैं वो प्रधान है, और हमने पित्त के गुण देख लिए पर्टिकुलर अलग, और वात के पर्टिकुलर हमने अलग गुण देख लिए कि इनके क्या क्या गुण होने चाहिए। लेकिन जो रोग में गुण आ रहे हैं वो वात और पित्त से बिल्कुल अलग आ रहे हैं। कोई कफ का गुण आ जा रहा है या किसी और तरीके का गुण आ जा रहा है जो वात पित्त से सिमिलर नहीं है, तो ये भी एक विकृति विषम संवेद का उदाहरण होगा। लेकिन अगर रोग में जो लक्षण आ रहे हैं वो उसी दोष के अकॉर्डिंग आ रहे हैं जो दोष उस रोग को उभारने में सम्मिलित हैं, तो फिर वो एक प्रकृति समसंवेद के अंदर आएगा। ठीक है, फिर इन्होंने चरक विमान 1 का 10वां श्लोक यहाँ पर दिया है। तो इस श्लोक की पहले इसके ऊपर का एक श्लोक वहाँ पर दिया गया है, उसकी अगर हम भूमिका समझेंगे उसके बाद हमें ये श्लोक समझ में आएगा कि ये आया कहाँ से। तो इससे पहले उन्होंने एक, वहाँ पर आप खोल के देखेंगे चरक विमान 1 में, इससे पहले जो श्लोक दिया है उन्होंने दिया है कि द्रव्यों का जो स्वाभाविक संयोग होता है, कि अगर हम एक योग लेते हैं और उसका अगर हमें रिज़ल्ट जानना है कि इस योग का रिज़ल्ट क्या रहेगा, क्या परिणाम रहेगा, तो उसके लिए हमें उस योग में सम्मिलित पर्टिकुलर एक एक द्रव्य के गुणों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उस एक एक द्रव्य के गुणों का जो फल होगा वही उस योग का फल होगा। ठीक है, ये बात आचार्य चरक ने इस श्लोक से पहले कह दी है। उसके बाद इन्होंने इस श्लोक को बताते हुए कहा गया है कि ऐसा ना तो एवं खलु सर्वत्र, ऐसा ही हमेशा नहीं होता, हर जगह पर नहीं होता, कहीं कहीं इससे अलग कंडीशन भी देखी जा सकती है। अब वो अलग कंडीशन किस किस वजह से हो सकती है, उसके कारण उन्होंने इस श्लोक में डाले हैं कि वो क्या हो सकते हैं। आपस में जो द्रव्यों की विकृति से भी हो सकता है, विषम संवेद मतलब उनका विषम योग से भी हो सकता है, नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम, मतलब अनेक प्रकार के योग अगर आपस में भेद प्रकार से एक दूसरे के प्रभाव को कम कर दे रहे हैं। ठीक है, अन्येश्च विकल्पे, उनकी कल्पनाएं अलग अलग हो जा रही हैं। यानी कल्पना से मतलब जैसे कि कोई द्रव्य है वो स्वरस रूप में अलग प्रकार का प्रभाव दे रहा है और वही क्वाथ रूप में अलग प्रकार का प्रभाव दे रहा है, तो उससे उसकी प्रकृति उपहत हो गई। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, विकल्पिता नाम, और यहाँ पर ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये स नहीं है, ये अवयव है। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये अवयव वर्ड है, तो यहाँ पे स की जगह आप य कर लीजिए। विकल्पिता नाम अवयव प्रभाव अनुमानेन, मतलब उसके अवयव मतलब कोई उसका अंश प्रभाव से भी भिन्नता आ सकती है। अंश प्रभाव मतलब जैसे पंचांग लिया किसी का तो किसी के मूल का अलग प्रभाव हो, पत्र का अलग प्रभाव हो। ठीक है, या उसमें रसों या दोषों की अंशांश कल्पना भी कर सकते हैं हम कि पर्टिकुलर उसमें इतने रस थे, उसमें से ये पर्टिकुलर मधुर रस का क्या काम था, कटु का क्या काम था। तो ये सब, और समुदाय प्रभावतत्व अध्यवसातुम शक्यम, मतलब ये सब उन्होंने कारण दे दिए कि इन कारणों से कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक गुण जो दिखाना चाहिए था द्रव्यों को, वो नहीं दिखा के कुछ और विकृति दिखा देते हैं। तो ऐसे संयोग को फिर विकृति विषम संयोग कहा गया। ठीक है, यहीं पर नीचे इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन दी गई है पूरी की पूरी एग्जाम्पल के साथ, इसे देख लेंगे। और उसके बाद एक मेन अप्लाइड एस्पेक्ट आ जाता है। अप्लाइड एस्पेक्ट में इन्होंने 2 प्रकार के एग्जाम्पल दिए हैं। पहला इन्होंने प्रकृति समसंवेद का बता दिया है कि जो आम्रात तक फल होता है कि फल में प्रकृति समसंवेद संयोग से मधुर गुण होता है, अतः उसका वात पित्त नाशक प्रभाव दिखाई देता है। मतलब जो मधुर गुण है वो वात पित्त का शामक होता है और वही ये काम कर रहा है, फल वही काम कर रहा है जो जिसके अकॉर्डिंग उसके दोष हैं। ठीक है, लेकिन वार्ताक में क्या दिया है इन्होंने, बैंगन में क्या बोला है कि कटु तिक्त रसात्मक होता है।
तो अकॉर्डिंगली जो दोष के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग उससे वात की वृद्धि अपेक्षित है। मतलब इन दोषों, ये जो दोष होते हैं वो वात को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन असल में जो वार्ताक होता है वो वात का शमन करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे विषम विकृति विषम समवाय संयोग। ठीक है, जो उससे अपेक्षित था, उसके गुणों से, उसके रसों से, उसके दोषों से जो अपेक्षित था उसने वो काम ना करके कुछ दूसरा काम कर दिया। तो ऐसे शास्त्र में कई एग्जाम्पल आएंगे। हमें उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उसके ज्ञान से एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान कर सके, एक सही ट्रीटमेंट प्लान कर सके। हम द्रव्यों का निर्धारण, औषधि का निर्धारण भली प्रकार से कर सकें अगर हमें इसका ज्ञान हो पाएगा, विकृति विषम समवाय का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस सिद्धांत के साथ हमारा जो पहला टॉपिक था आयुर्वेद निरूपण वाला वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अपना नेक्स्ट सिलेबस का जो पॉइंट है पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, उसको लेके चलेंगे। इसके बाद से इस लेक्चर में यहीं तक देखते हैं। ओके, थैंक यू।